हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और क्लास 12th की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चा एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके पास, ठीक है। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में हैं। और यदि आपका सपना है मुझे इंजीनियर बनना है, इफ़ यू ड्यूरिंग प्रिपरेशन JEE, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि बच्चा इस चैप्टर में मैं आज टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज AC करंट के बारे में। AC मीन टू से अल्टरनेटिव करंट, आपने गेस कर लिया होगा। बच्चा ये फिजिक्स की नींव है, आप सब लोग जानते हैं। भौतिक विज्ञान का सबसे मोस्ट चैप्टर है AC करंट और प्रत्यावर्ती धारा। ये सर क्या होती है, कैसे होती है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑल अबाउट AC हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक आप इसमें बने रहना और ध्यान से आपको समझना है और देखना है। देखो बच्चा पार्टी, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। एज यू नो, आप सब लोग जानते हैं कि सर करंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। करंट क्या होता है सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, हम सब लोग जानते हैं। करंट जो होता है बच्चा वो 2 टाइप्स का होता है। करंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, हम सब लोग जानते हैं। कौन कौन सा सर? एक तो AC और एक DC। AC जो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं, और DC की भी कुछ बातें मैं करने वाला हूँ सर। जैसे कि सर यदि मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन करूँ AC और DC का, तो मे भी काफ़ी बेहतर आपको समझ में आने वाला है कि सर AC और DC में अंतर किस बात का होता है, और दोनों में अंतर में अपन क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ को अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले मैं बात करता हूँ AC करंट की। तो हम सब लोग जानते हैं कि सर AC का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। यदि बच्चा इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। करंट और वोल्टेज दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं सर? चेंज होते हैं। इसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, प्लस हाफ साइकिल और माइनस हाफ साइकिल, एंड अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चा इसको मैं साइन वेव के रूप में पढ़ सकता हूँ, साइन और कोस ग्राफ के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं AC करंट को। और सर DC में क्या होता है सर? DC में चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। किसमें सर? DC में, DC करंट में। और देखो बच्चा, DC में कभी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ये बातें आपने बहुत पहले पढ़ ली होगी, क्योंकि DC के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। पर AC ऐसा टॉपिक होता है जो आप क्लास 12th में आके देखते हो कि सर AC क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि सर AC का जो मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, और DC में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और सेकंड मैं इनकी प्रॉपर्टी की यदि बात करूं बच्चा, कि सर इसका सोर्स क्या होता है, AC को हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, किससे हम देख पाते हैं, इसका सोर्स क्या होता है सर AC का। तो बच्चा एक तो हम सब लोग जानते हैं, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने AC जनरेटर के बारे में। इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ते हैं EMW चैप्टर, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं AC जनरेटर के बारे में, जो किसको प्रोड्यूस करता है सर? AC करंट को। तो AC जनरेटर हो गया या फिर डायनमो हो गया। ओके, सोर्स क्या होता है सर? AC जनरेटर और डायनमो, जिससे हम AC करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सर सोर्स ऑफ DC क्या होता है देन? तो बच्चा DC करंट, और हम पढ़ सकते हैं इसको दिष्ट धारा का स्रोत क्या होता है सर? तो ये होता है बच्चों सेल और बैटरी। सेल और बैटरी ये किसका सोर्स होता है सर? DC का। और AC का क्या होता है सर? AC जनरेटर या फिर क्या? डायनामो। बच्चा और थर्ड जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर, इनमें से कौन सा हमारे लिए सस्ता होता है, हमारे लिए चीप होता है सर, और कौन सा हमारे लिए महंगा पड़ता है? देखो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि हमारे घरों में, चाहे हमारी स्कूल हो चाहे वो फैक्ट्रियाँ हो, ऑल ओवर इंडिया हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, कूलर हो,
कुछ भी आप ले सकते हैं ETC, वो सारे AC स्रोत पर ही काम करते हैं। हाँ, आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने क्या बोला, घर में आने वाली हर एक चीज़ और घर में जो हमारे करंट आता है वो कौन सा आता है सर, वो हमेशा AC करंट आता है। AC मीन टू से अल्टरनेटिव करंट, हम इसको पढ़ सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और सर पूरे विश्व में सिर्फ 1% में यदि कहूँ कि DC सोर्स या DC करंट काम में आता है, क्योंकि बच्चा DC सोर्स से हम कुछ भी काम में नहीं ले सकते। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे घर के बाहर, अपन कहीं भी काम में ले सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो सारे AC पर ही काम करते हैं। उसके पीछे रीज़न को भी मैं आगे इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ सर, ऐसा ही क्यों होता है। पर पहले आप ये जान लीजिए कि AC करंट ही 99% हमारे घर में, स्कूल में, फैक्ट्रियों में, सब जगह AC का सोर्स ही काम आता है। DC वहाँ पे काम नहीं आती। सर दोनों में से किसको उत्पन्न करना आसान है सर, तो अगेन AC होने वाली है। AC करंट को आप इजीली जनरेट कर सकते हो बच्चों। सर AC के लिए, AC करंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, तो बच्चा हमको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। AC जनरेटर आपने पढ़ लिया होगा। हमको चाहिए 2 मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जो हमें बना के दे सके। और उसके बीच में रखा होता है सर कॉइल, जिसको हम बोलते हैं कुंडली। और उसके एक्सिस पे हमें कुछ भी हमने लगा दिया, मिनटू से हमने पंखा लगा दिया, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिया जो रोटेट करता है, तो हम ईजिली हम AC को वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और सर DC में क्या होता है सर, तो DC का सोर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सर सोर्स क्या होता है, तो बैटरी और सेल होते हैं। क्या होते हैं सर, सेल और फिर बैटरी। बच्चा DC को उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। किसका सर, केमिकल्स का, इलेक्ट्रोड्स का। सेल्स हम सब लोग यूज़ में लेते हैं बच्चा, सेल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यदि वो रिचार्जेबल भी हैं तो कुछ समय बाद वो बच्चा सेल फिर से ख़राब हो जाएंगे। पर ऐसा AC में नहीं होता। आपने देखी होंगी पवन चक्कियाँ, आपने देखी होंगे जनरेटर, वो ईजिली ख़राब नहीं होते। क्यों सर, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। आपने इसकी वर्किंग पढ़ी होगी, AC जनरेटर क्या होता है सर, तो इसमें हमको सिर्फ मैग्नेट चाहिए, कॉइल चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और आप इजीली AC जनरेट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा DC में पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने क्या बोला सर, AC करंट को जो है और AC वोल्टेज को जो है आप इजीली जनरेट कर सकते हो, और DC में ये पॉसिबल नहीं होता सर। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे सस्ता कौन पड़ गया सर, AC करंट हमारे लिए बहुत सस्ता पड़ता है और DC हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। देखो बच्चे, अब मैंने इस दौरान मैंने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया अब तक आपके सामने, तो मैंने ये पढ़ा कि AC जो सोर्स होता है ना, AC जो करंट होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। उसका परिमाण है, उसकी दिशा जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। और DC जो धारा होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसके परिमाण में कोई भी अंतर नहीं आता है। और सर सोर्स की यदि मैं बात करूं तो AC करंट का सोर्स क्या होता है बच्चा, अगेन AC जनरेटर और डायनामो होते हैं। और सोर्स ऑफ DC क्या होता है सर, तो ये होते हैं सेल और बैटरी। और कौन सा इजी होता है सर प्रोड्यूस करना, तो आप AC को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हो और बहुत लंबे समय तक आप उसको काम में ले सकते हो, और DC में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो बच्चा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ट्रांसमिटेड। इसका मतलब क्या होता है सर, देखो बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करती है। आपने बहुत सारे टावर्स देखे होंगे AC करंट के। देखो बच्चा, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि AC करंट को ना और AC वोल्टेज को आप बहुत दूर तक ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। सर इसमें कोई लॉस होता है बच्चे, बहुत माइनर से लॉस होते हैं इस चीज़ के अंदर। यदि आपको बोल दिया जाए कि आपको DC को ट्रांसमिटेड करना है तो ये इजी नहीं होने वाला। पहली बात तो बच्चा ये कि DC को आप बहुत दूर तक ट्रांसमिटेड कर सकते हो ही नहीं। यदि आप कर दोगे तो उसमें बहुत सारा लॉस होने वाला है, चाहे वो वोल्टेज का हो चाहे वो करंट का हो। तो सबसे बड़ी बात कि आप AC को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बोलूँ, यदि स्टेट आपको ट्रांसफ़र करनी है, डिस्ट्रिक्ट यदि आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो ईजिली आप AC करंट, नॉट DC, सिर्फ AC को आप बहुत लंबा ट्रेवल यदि करवाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला।
तो सर इसका एक और बेनिफिट हमने क्या पढ़ लिया, ट्रांसमिटेड ईजी होता है, किस में, एसी में सर। और सर यहाँ पे ईजी नहीं होता, क्या सर, ट्रांसमिटेड करना। तो बच्चा ये कुछ 4 पॉइंट में डिस्कस किए हैं अब तक आपके सामने एसी और डीसी के बारे में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चा चाहता है स्क्रीनशॉट लेना, और जो रिमेन पॉइंट बचे हैं मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये ना, हाँ बच्चा, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या सर, अब एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है बच्चों कि क्या सर एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डीसी पे काम करता है। तो बच्चा जवाब होने वाला है हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जो आपने देखे हैं जो डीसी पे काम करते हैं, लाइक हमारा फ़ोन, हमारा सेल फोन। बच्चा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो 220 वोल्टेज की आती है, सबको पता है। घर के बाहर तक वो आती है वो 11,000 वोल्टेज की आती है। सर वो 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो थ्रू द ट्रांसफार्मर। इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। सर ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चा, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम बच्चा वोल्टेज को अप और वोल्टेज को हम डाउन कर सकते हैं। हमने पढ़ा, आपने पढ़ लिया होगा वैसे कि सर ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। नाम से क्लियर है, स्टेप अप मीन टू से जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को कम करेगा। तो उसकी हेल्प से हम तो बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। तो बच्चा क्या ऐसा कोई सोर्स है जो हमारे घर में, ऐसा कोई सोर्स है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो। तो बच्चा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है बच्चा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने यदि लास्ट चैप्टर पढ़ लिए फिजिक्स के अंदर तो आपने पढ़ लिया होगा सर रेक्टिफायर क्या होता है। ये पीएन डायोड से बनता है, पीएन जंक्शन से बनता है। यदि नहीं आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी आप ये पढ़ने वाले हो। रेक्टिफायर, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चा, तो हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से सर, तो हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सर कहाँ पे लगा होता है, कहाँ पे काम में आता है, तो आप लोग फ़ोन चार्ज करते होंगे तो फ़ोन के एडेप्टर में लगा होता है। हमारे घर में बच्चा 220 वोल्टेज आता है और हमारे फ़ोन को बहुत थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है। तो सर एडेप्टर में क्या होता है, सर एडेप्टर में मैं बात कर रहा हूँ चार्जर की, ठीक है। तो बच्चा चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है जो फ़ोन को डीसी करंट देता है। यदि उसमें रेक्टिफायर ना होता तो बच्चा हम फ़ोन को मिलता एसी, ज़्यादा वोल्टेज मिलता और वो फ़ोन हमारा वो सहन नहीं कर पाता, तो फ़ोन अक्सर जल भी जाते हैं। यदि फ़ोन चार्जर का रेक्टिफायर सही नहीं होता तो फ़ोन अक्सर ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया सर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, रेक्टिफायर। विथ हेल्प ऑफ हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर इसका क्या उल्टा भी पॉसिबल है, क्या हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चा जवाब होगा हाँ, हम डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आप सब लोग जानते हैं अबाउट इन्वर्टर। ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डीसी करंट को हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने क्या बोला, रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और सर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर यूज़ में ले सकते हैं। अगेन बच्चा कुछ प्रॉपर्टी मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो इन्वर्टर होते हैं वो सिर्फ बच्चा एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करते हैं। इसके बारे में भी मैं एंड चैप्टर में आपको, एंड द लास्ट चैप्टर में आपको ये बातें डिस्कस करने वाला हूँ। और हमने क्या पढ़ा, सर एसी का जो परिमाण है और जो डायरेक्शन है, दिशा जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, और डीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चा। और सर हमने क्या पढ़ा कि एसी को हम बहुत दूर तक ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, एसी करंट को, और डीसी में ऐसा संभव नहीं होता है। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। और देखो बच्चा, सेकंड जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहले मैं बात कर लेता हूँ डीसी के बारे में क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। देखो बच्चा, डीसी करंट में यदि आपको इंस्टेंट करंट निकालना होता है
तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर करंट का सिंबल सब लोग जानते हैं सर आई होता है। एक फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आप सब लोगों ने पढ़ा है, क्या सर, डी क्यू अपॉन डी टी। वेर इज सर डी क्यू, तो यहाँ पे चार्ज होता है, डिफरेंशिएट चार्ज होता है, डी टी यहाँ पे टाइम इंटरवल होता है। सर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एसी डिवाइस से हम करंट को, इंस्टेंट करंट को, डीसी करंट को हम मेजर कर सकते हैं। ये तो बच्चा इंस्टेंट हो गया। यदि आपको एवरेज निकालना हो तो अपन Q अपॉन टी से निकाल सकते हैं। एवरेज करंट निकालना हो डीसी में तो अपन Q अपॉन टी से निकाल सकते हैं। तो सर एसी में ऐसा क्या होता है, देखो बच्चा, मैं फिर से एक ग्राफ लोड कर लेता हूँ एसी के लिए, प्लस हाफ सर्किल और माइनस हाफ साइकिल, ठीक है। और ये वोल्टेज और करंट है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। देखो बच्चा, एसी में यदि आपको इंस्टेंट करंट निकालना हो ना एट गिवन पॉइंट, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था इन ट्रांसफार्मर जो आपने प्रूव किया था, वो क्या सर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको याद आ गया होगा। सर वोल्टेज का भी होता है भाई, वोल्टेज का क्या होने वाला है, क्योंकि देखो बच्चे ग्राफ जो है ना वो वोल्टेज और करंट दोनों का है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर इसका भी यहाँ पे एट द पॉइंट हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। किस कौन से फॉर्मूले से सर, तो ये होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो बच्चों, काफ़ी बुक्स में ये V की जगह यहाँ पे E भी लिखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है सर, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम इंस्टेंट करंट निकाल सकते हैं एट गिवन पॉइंट इन एसी करंट, ठीक है। तो सर एवरेज निकालना हो, जैसे कि डीसी में निकालते तो अपन Q अपॉन टी से निकाल सकते हैं, पर सर इसमें अपन एवरेज नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो बच्चा वो कंप्लीट सर्किल के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि इस इतनी ड्यूरेशन को हम कैपिटल टी कहते हैं, सबको पता है। कंप्लीट पाथ यहाँ पे होता है किसी भी वेव का, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ यदि आप कंप्लीट निकालोगे एवरेज करंट तो वो शून्य होने वाला है, जीरो होने वाला है। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में हम निकालेंगे अब एवरेज करंट ऑफ एसी करंट, मतलब एवरेज वैल्यू, औसत मान क्या होता है किसी प्रत्यावर्ती धारा का, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में निकालने वाले हैं, ठीक है। जो हम निकालेंगे बच्चा हाफ साइकिल के लिए, हाफ को मैं क्या पढ़ सकता हूँ बच्चा, T/2, है ना। यदि कंप्लीट निकालूंगा तो वो शून्य होने वाला बच्चा। मान लीजिए करंट का मान पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 10 एम्पियर था, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है औसत मान या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्या होती है सर, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम मान निकालेंगे वो हाफ साइकिल के लिए होने वाला है, चाहे वो हाफ आप पॉजिटिव ले सकते हो चाहे वो, और जो वैल्यू आएगी वो सेम नेगेटिव होने वाली है। तो या तो आप पॉजिटिव के लिए निकाल दो या फिर नेगेटिव के लिए निकाल दो, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होने वाली है, बस वहाँ पे प्लस माइनस का अंतर होने वाला है। तो वो हमें अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा पार्टी। और नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एवरेज करंट ऑफ एसी क्या होता है सर। डन, हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हम इसको पढ़ सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। सर ये वैल्यू क्या होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी। देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट में आपने एसी करंट का ग्राफ सबने देखा होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। ग्राफ सर कुछ इस प्रकार से होता है, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, प्लस हाफ साइकिल और माइनस हाफ साइकिल। और एट गिवन पॉइंट पे मुझे यदि करंट निकालना है तो इसका मैंने फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लिया, जो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज निकालना हो तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं। पर सर ये तो इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी है, मुझे तो एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे निकालेंगे आई एवरेज। ध्यान देना बच्चा, चाहे करंट एवरेज निकालो चाहे निकालो वोल्टेज, दोनों की वैल्यू इक्वल होने वाली है, वो लास्ट में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है सर आई एवरेज, मतलब मुझे धारा का एवरेज मान निकालना है। तो क्या करें बच्चों, देखो बच्चों, मान लीजिए आपके साल में 10 टेस्ट होते हैं और 10 टेस्ट का यदि आपको एवरेज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे,
उन 10 टेस्ट के जो नंबर मार्किंग है उनको आप ऐड करोगे और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं उससे आप एवरेज निकाल सकते हो। तो बच्चों हमको निकालना है हाफ साइकिल के लिए, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। इसको मैं 0 लिख सकता हूँ और ये टोटल टाइम होता है वो कैपिटल टी होता है सर, और इसको मैं t/2 पढ़ सकता हूँ हाफ साइकिल को, इस डिस्टेंस को। तो मुझे बच्चा यहाँ पे करना होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके t/2 तक। किसका करेंगे सर? करंट का, dt के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हम करेंगे इंटीग्रेशन i का। सर i यहाँ पे क्या होता है? ये वैल्यू होती है एट गिवन इंस्टेंट पॉइंट की इन AC करंट में, ठीक है। तो यहाँ से हम चालू करेंगे। और एक चीज़ और, हमने जोड़ तो दिया सर पर डिवाइड नहीं किया। डिवाइड किससे होगा सर? t/2 से क्या होगा सर? डिवाइड होने वाला है। चलो आगे इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो क्या होगा सर? I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 तक है और वैल्यू ऑफ i यहाँ पे आप यहाँ से लिखोगे क्या है सर? I0 साइन ओमेगा t। t/जो 2 था इसके नीचे उसको मैं लिख दिया 2/t। जो बच्चा इसमें जो कांस्टेंट फंक्शन है वो उससे बाहर चला जाएगा इस इंटीग्रेशन के साइन से, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा सर? I एवरेज इज इक्वल टू 2I0/t, ठीक है। और अंदर बचेगा सर कौन सा फंक्शन बचेगा? साइन ओमेगा t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? तो ये होने वाला है माइनस का कोस ओमेगा t, और इसका जो t के रिस्पेक्ट में सर यहाँ पे ओमेगा इसका फिर से होगा तो नीचे आएगी वैल्यू। आप लोग सब लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, यदि आप बायो के हैं, मैथ के हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन समाकलन में क्या होता है, ठीक है। तो सर हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया? तो बच्चों हमने किया 0 से लेके t/2 तक। ओके सर, 2I एवरेज। ओके सर, यहाँ पे मैं ओमेगा को भी बाहर ले सकता हूँ, 2I0/ओमेगा t। अपर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे आप माइनस को बाहर ले सकते हो एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या बचेगा सर? कॉस ओमेगा t का मान क्या रखोगे सर? अपर लिमिट में t/2 माइनस कोस 0, कॉस 0। आप t का मान रखोगे तो सब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा सर? तो मैंने क्या लिख दिया इसको? डायरेक्टली मैंने इसको cos 0 लिख दिया। इसको बच्चा यदि अपन आगे सोल्व करें तो क्या होगा? I एवरेज इज इक्वल टू, बच्चे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा क्या होता है? इसको हम जानते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी के नाम से, और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। तो मैं इसको देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 है इंटू में I0 है, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा सर? 2π में नीचे t है, इसकी जो नीचे t आएगा उसको डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सर कौन सा फंक्शन यहाँ पे कट रहा है? गया t से t कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ पे माइनस का है I0/π। ध्यान देना, देखो कोस ओमेगा की वैल्यू फिर से क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं? 2π/t इंटू t/2, 2 से 2 कटा, t से t कटा, माइनस कॉस 0। आप सब लोग जानते हैं बच्चा कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तो क्या होती है सर? 1 होती है, ठीक है। तो I एवरेज यहाँ पे सर कौन सा फंक्शन बचा? तो माइनस का I0/π। ओके सर, कोस यहाँ पे बचा कोस पाई, कोस पाई में इंटू से कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? तो ये भी -1 होने वाली है, तो -1 -1 टोटल कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? एंड द लास्ट I, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का I0 है अपॉन पाई है, और यहाँ पे हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा एंड द लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? 2I0/π। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? I एवरेज की। कौन सी एवरेज वैल्यू सर? AC करंट की। यदि बच्चा इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या हो सकती है सर? 0.637 I0। यदि इसका परसेंटेज निकालना हो, यदि आपको पूछ ले तो वो भी आना चाहिए। परसेंटेज में क्या हो जाएगा सर? ये 63.7% I0। ये वैल्यू किसकी होगी सर? I एवरेज की। इसका मतलब ये हो गया कि सर AC करंट में एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या होती है? तो क्या होती है बच्चा? ये I0 में इंटू से मैक्सिमम करंट का इतनी इसकी टाइम से वैल्यू होती है I एवरेज की। यदि परसेंटेज पूछ ले तो
63.7% ऑफ आई नोट होती है किसकी वैल्यू, आई एवरेज, औसत मान क्या होता है। तो ये इसका जो परिमाण है आप इसको ध्यान रखोगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 1 वर्ड में। आई होप बच्चा ये आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा एसी करंट का RMS मान जो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, जो इसके बाद डिस्कस करूँगा। तो इसको आप उतार लीजिए बच्चों।